नमस्कार मित्रों, सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम नमन। आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए, इस भरपूर स्नेह के लिए और विश्वास के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का प्यार और स्नेह ही है जिसकी प्रतिफल के कारण हमें इस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। मित्रों, कोरोना संकट के दौरान आप लोगों के प्यार ने, विश्वास ने और स्नेह ने हमें ऑनलाइन स्टडी पर आने के लिए मजबूर किया। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज हम वर्ण विचार भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में वर्ण विचार भाग 1 में हमने पढ़ा स्वरों की परिभाषाएं, स्वरों की संख्याएं, उनकी मात्रा और उनके चिन्ह के बारे में पढ़ा, स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण। मित्रों, स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण अलग अलग 4 आधारों पर किए जाते हैं। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं नंबर 1, उच्चारण अवधि के आधार पर। पहला वर्गीकरण, उच्चारण अवधि के आधार पर। स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण से अभिप्राय क्या है? यानी कि हमारे पास जो 11 स्वर है, इन्हें हम अलग अलग आधारों पर विभाजित कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में 25 छात्र हैं, उन 25 छात्रों को हम कई आधारों पर विभाजित करते हैं। जैसे कि हमने कहा, पहले हम इन 25 छात्रों को क्रिकेट में रुचि के आधार पर विभाजित करेंगे तो हो सकता है कि 20 विद्यार्थी एक तरफ हो और 5 विद्यार्थी एक तरफ हो। लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों को हम दूसरी तरह से वर्गीकरण करें कि अध्ययन में दिलचस्पी लेने के आधार पर हम छात्रों का विभाजन कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि 25 के 25 एक तरफ रहेंगे जो सारे दिलचस्पी रखने वाले होंगे, अर्थात अध्ययन के प्रति गंभीरता वाले विद्यार्थी होंगे। यानी कि हम अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण कर रहे हैं। उसमें पहला वर्गीकरण हमारा उच्चारण अवधि। देखिएगा, उच्चारण का अर्थ है बोलना और अवधि का अर्थ है समय। अवधि 2 प्रकार के शब्द होते हैं जो आपके युग्म शब्दों में भी आते हैं, एक ये अवधि और एक अवधि। ये युग्म शब्द में भी आते हैं, आप थोड़ा इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इस अवधि का अर्थ है समय और इस अवधि का नाम अर्थ है एक भाषा, यानी कि हिंदी की एक बोली है जो हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के दौरान हमने पढ़ा आरंभिक तौर पर। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस अवधि शब्द की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि बोलने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि हमारे पास हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 हैं। इन 11 स्वरों को बोलते समय जो समय लगता है उसके आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। और इस उच्चारण अवधि के आधार पर मित्रों स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। हिंदी में हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। हम आगे और चर्चा करेंगे। संस्कृत जैसे विषयों में अगर उच्चारण अवधि की बात करें तो उसका आंसर 3 होता है, वहां एक भेद और हम चर्चा करेंगे। पहला, हम उच्चारण अवधि के आधार पर पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ये जो ह्रस्व स्वर है इनको मूल, लघु या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व, लघु, मूल या एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। कौन से स्वर होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगभग 1 सेकंड लगता हो, अर्थात बहुत ही कम समय लगता हो, 1 सेकंड लगता हो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परिभाषा में पूरी रिपीट कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं उसको। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगभग 1 सेकंड लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्याएं 4 है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। इन 4 स्वरों को हिंदी में ह्रस्व स्वर कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछ ले कि ह्रस्व स्वरों की संख्याएं कितनी हैं तो आप उत्तर क्या देंगे? 4 देंगे। इन ह्रस्व स्वरों को ही इन 3 और अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कि ह्रस्व स्वर का अगला दूसरा नाम है मूल स्वर। ह्रस्व स्वरों को लघु भी कहते हैं और एक मात्रिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा, ह्रस्व कहने का अभिप्राय तो यह था कि इनमें समय कम लगता है। मूल इसलिए कह रहे हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मित्रों? 11। इन 11 स्वरों का मूल यही है। इन 4 मूल स्वरों से ही सभी 11 स्वरों का निर्माण हो जाता है। कैसे? देखिएगा, अ और आ का उच्चारण स्थान आपने क्या पढ़ा? कंठ पढ़ा। मुझे बताइए इन दोनों का मूल कौन है? अ। फिर आपने पढ़ा ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तालव्य ध्वनियां थी, इनका मूल कौन है? ह्रस्व ई है। फिर हमने पढ़ा उ, दीर्घ उ, इनका मूल कौन था? उ था। फिर हमने पढ़ा री, ऋषि,
ये अकेला ही था। यानी उसके बाद आपने पढ़ा ए और ऐ। ए ऐ का निर्माण किससे हुआ? कंठ और तालु से हुआ। फिर आपने ओ और औ पढ़ा, संयुक्त स्वर जो थे 4, हमने पिछली क्लास में इस पर चर्चा की गंभीरता से। तो इनका उच्चारण किससे होता है? ए और ऊ से, यानी कंठ और तालु से। स्पष्ट है कि इन सभी 11 स्वरों का मूल कौन है? यही 4 स्वर है, इसलिए इन 4 स्वरों को ह्रस्व स्वरों के साथ साथ मूल स्वर भी कहा जाता है। समझ आई मित्रों कहानी? अगला हम कह रहे हैं कि इन ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर भी कहा जाता है। लघु इसलिए कहा जाता है मित्रों, जब हम छंद विचार पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र का एक पाठ है छंद, छंद प्रकरण जब पढ़ते हैं तो वहां मात्रा गणनाएं जब की जाती है, वर्णों की गिनती की जाती है, तो वहां उन वर्णों को ह्रस्व और दीर्घ न कह करके लघु और गुरु के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए इन्हीं 4 स्वरों को लघु स्वर भी कहा जाता है। इन चारों स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। कैसा स्वर मित्रों? एक मात्रिक। एक मात्रिक क्यों कह रहे हैं? देखिएगा, इन जिन वर्णों के उच्चारण में 1 सेकंड लगता है, यानी 1 सेकंड जिन जिन वर्णों के उच्चारण में लगता है, उन वर्णों की जब छंद विचार के दौरान चर्चा होती है, मात्रा गणना की जाती है, तो ऐसी स्थिति में इन वर्णों का जो मात्रा का जो मान है वो 1 माना जाता है। इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। सुनाई कहानी मित्रों? देखिएगा, वापस सुनिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 2 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला है ह्रस्व। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होंगे जिनके उच्चारण में लगभग कहा है, इसका मानक समय जो है वो 0.48 सेकंड है। 0.48 सेकंड ये इसका स्टैंडर्ड समय है। लैंग्वेज लेव के आधार पर, भाषा उपकरण लेव जो होती है उसके आधार पर ह्रस्व स्वरों का स्टैंडर्ड समय है 0.48 सेकंड। इसलिए लगभग कितना लगता हो? 1 सेकंड लगता हो, उनको क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक भी कहा जाता है। अब चारों में से कुछ भी पूछ लिया आपको कि एक मात्रिक स्वरों की संख्याएं 4 कौन कौन सा होगा? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। लघु कह दिया तो भी यही 4 होंगे, मूल कह रहे हैं तो भी यही होंगे, और ह्रस्व कह रहे हैं तो भी यही 4 स्वर शामिल किए जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण है मित्रों इसका दीर्घ स्वर। ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ। पूछा जाता है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है मित्रों। विलोम शब्दों में भी इसका प्रश्न आता है। हम साथ साथ हम एक विषय नहीं, अनेक विषयों को, एक ही विषय के अनेक तत्वों को एक साथ पढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगभग 2 सेकंड लगते हो। जिस तरह से कह रहे हैं कि ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में 1 सेकंड लगता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग 2 सेकंड लगते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिस प्रकार से दीर्घ ह्रस्व स्वरों को मूल कह रहे हैं, उस तरह से भी इनके नाम है। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर, लघु का विलोम गुरु होता है, ध्यान दीजिएगा। ह्रस्व का विलोम दीर्घ, लघु का विलोम गुरु। इसके अलावा इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? संधि, संध्या स्वर भी कहा जाता है। और इन स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। समझ रहे मित्रों? ऐसे स्वरों की संख्याएं 7 है। वो आप कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में लगभग 2 सेकंड लगते हो, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 2 सेकंड लगते हो उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्याएं मित्रों 7 है। अब जो बच गए वो सारे के सारे क्या है? दीर्घ है। देखिएगा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन 7 स्वरों को मित्रों दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। और साथ साथ इनको गुरु, संधि, संध्या और द्विमात्रिक भी कहा जाता है। दीर्घ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ह्रस्व का विलोम दीर्घ है, लघु का विलोम गुरु है। हमने अभी पढ़ा कि छंद योजना के दौरान इन वर्णों को जब गणना की जाती है, इनकी मात्राएं लगाई जाती है, तब उन्हें ह्रस्व दीर्घ न कह करके इनको लघु गुरु के नाम से पुकारा जाता है। संधि और संध्य स्वर इसलिए कह रहे हैं, देखिएगा हिंदी में 11 स्वरों में से इन 7 स्वरों का निर्माण संधि के उपरांत होता है। हम आगे चल करके स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के कई भेदों में से
जैसे आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का निर्माण दीर्घ स्वर संधि के दौरान होता है। आपने अगर पढ़ा हो कहीं तो पता होगा, नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दो समान जाति के स्वर मिलकर के, जैसे अ और अ मिलकर के आ बनता है, दीर्घ संधि में इसका निर्माण होता है। हर्षव ई और हर्षव ई मिलकर के दीर्घ ई में निर्मित होती है। हर्षव उ और हर्षव उ मिलकर के दीर्घ उ बनता है। फिर गुण संधि में पढ़ेंगे कि ए और ई मिलकर के ए बनता है, ए और उ मिलकर के ओ बनता है, यानी इन दो स्वरों का निर्माण गुण संधि के दौरान होता है। फिर हम वृद्धि संधि में पढ़ेंगे कि अ आ के साथ ऐ होता है तो ऐ बनता है, ओ औ होता है तो औ बनता है। इन दो स्वरों का निर्माण वृद्धि संधि में होता है, अर्थात संधि की प्रक्रिया के दौरान निर्मित होने के कारण इन स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है। इन स्वरों को द्विमात्रिक भी कहा जाता है। द्विमात्रिक क्यों कह रहे हैं मित्रों? इसका कारण यह है कि जब छंद योजना होती है तब वहां पर जिस तरह से ह्रस्व स्वरों की मात्रा का मान क्या कर रहे थे? एक कर रहे थे, उसी तरह से दीर्घ स्वरों की मात्रा का मान 2 होता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, अर्थात 2-2 मात्राएं गिन ली जाती है। उम्मीद करता हूं बात समझ आएगी। वापस रिपीट कर रहा हूं, हम स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे उच्चारण अवधि, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हिंदी के 11 स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में 1 सेकंड लगता हो, ऐसे स्वरों की संख्याएं मित्रों 4 है। दूसरा है दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अर्थात बोलने में लगभग 2 सेकंड लगते हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्याएं मित्रों 7 है। प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार पीटीजी में पूछा गया था, हिंदी में मूल स्वरों की संख्याएं कितनी है? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री, यानी ह्रस्व का दूसरा नाम आप मूल कह सकते हो, लघु कह सकते हो और एक मात्रिक। इनका उत्तर एक ही होगा, 4 स्वर होते हैं। फिर आपसे पूछे कि दीर्घ कह दे, गुरु कह दे, संधि कह दे, संध्य कह दे, चाहे द्विमात्रिक कह दे, तो ऐसे स्वरों की संख्याएं कितनी मित्रों? 7 है। अब ये एक मात्रिक और द्विमात्रिक की गणना कैसे की जाती है, मैं आपको कुछ उदाहरण देके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा कमला। अब कमला में जहां जहां स्वर है, हमने अभी कहा छंद गणना के दौरान, मात्रा गणना के दौरान, छंदों के नामकरण करने के दौरान वहां मात्राएं गिन जाती है। मात्राओं की गणना स्वरों के आधार पर होती है, अर्थात व्यंजनों का मात्राओं से कोई संबंध नहीं होता। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, मात्रा और मात्रा चिन्ह के परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा है। जहां जहां दीर्घ स्वर होगा उसकी मात्रा का मान 2 होगा। जैसे कमला में कौन सा है? आ, तो इसका मान 2 होगा, यानी कि इसको दर्शाने के लिए इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। म, क, म अ स्वर है, इसका मान 1 होगा, इसके लिए खड़ी पाई चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क में अ स्वर है, इसका मान 1 होगा। अतः मैं पूछूं कमला शब्द में मात्राएं कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है। उम्मीद करता हूं कि एक मात्रिक और द्विमात्रिक वाली कहानी समझ में आई होगी, यानी कि जहां जहां दीर्घ स्वर होंगे उसका मान 2 होगा। जैसे लाम में आ है तो इसका मान 2 हो गया। इसको दर्शाने के लिए इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू 2 होती है। म में एक अस्वर है, ह्रस्व है, इसका मान 1 होगा। क में अस्वर है, ह्रस्व स्वर, इसका मान 1 होता है। मित्रों कहानी अब आपसे हिंदी में पूछा जाए कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण कितने प्रकार से किए जाते हैं, तो आपका आंसर 2 होगा। लेकिन मान लीजिए कभी कभी 2 विकल्प में नहीं हो तो इसका एक आंसर होता है 3। हालांकि संस्कृत में आपसे पूछा जाए कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण कितने हैं, तो सीधा आंसर पहले 3 होता है, लेकिन हिंदी में पहले क्या करना है? 2 करना है, क्योंकि हमारे पास 11 स्वर थे, हमने 11 स्वरों को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। ह्रस्व में 4 गए, दीर्घ में 7 गए, अब कहीं पर भी नहीं बचे। प्रश्न है कि तीसरा भेद कौन सा है, तो तीसरा भेद है प्लुत स्वर। लेकिन मैं यहाँ 3 संख्या नहीं लिख रहा हूं, मैं प्लुत लिख रहा हूं, क्योंकि हिंदी में वर्गीकरण की अगर भेद पूछेंगे उच्चारण अवधि के आधार पर तो आपका आंसर 2 ही होगा, 3 नहीं करना है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए विकल्प में 3 हो ही नहीं, 2 नहीं हो, समझ आता हूं, तो आपको आंसर क्या करना है? 3 करना है। अब ये तीसरा कौन सा? प्लुत स्वर। क्या होते हैं प्लुत स्वर? देखिए मित्रों, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड लगता है वो ह्रस्व है, 2 सेकंड लगता है वो दीर्घ है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन स्वरों का उच्चारण लगभग 3 सेकंड लगाकर किया जाता है उन स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है। अब प्रश्न है कि यहां तो कोई स्वर बचे ही नहीं,
तो हिंदी के सभी स्वरों को प्लूत बनाया जा सकता है, होते नहीं है। हिंदी के स्वर तो या तो हर्षव होते हैं या फिर दीर्घ होते हैं, लेकिन हिंदी के सभी स्वरों को प्लूत बनाया जा सकता है। अगर किसी स्वर का उच्चारण करते समय आप उसका उच्चारण लगभग 3 गुना समय लगाकर करते हैं तो ऐसे स्वर प्लूत स्वरों के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी स्वर को प्लूत बनाया जा सकता है बशर्ते कि उसका उच्चारण थोड़ा लंबा किया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्वर लिखा, अब उसको कैसे प्लूत पढ़ें और स्पष्ट कैसे करें। तो किसी भी स्वर को यदि प्लूत बनाना हो, देखिए ये हर्ष है, जैसे अभी हमने लिखा राजा, आप ये कहेंगे कि यहाँ पर दीर्घ स्वर है और यहाँ पर भी दीर्घ स्वर है। अब किसी भी स्वर को मान लीजिए आपको प्लूत बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे मैंने एक शब्द लिखा ओम, अब आप कहेंगे इसमें म में ए स्वर है तो यह स्वर है, यानी कि दीर्घ नहीं है। ओ में दीर्घ स्वर है। प्रश्न है कि इनको प्लूत कैसे बनाते हैं। तो जिस भी स्वर को प्लूत बनाना हो उसके आगे हिंदी का 3 दर्शा दिया जाता है, तो वो स्वर अपने आप में ही प्लूत स्वर के नाम से जाना जाता है। ये लेखन की हम बात कर रहे हैं कि लिखते समय यदि किसी स्वर को प्लूत के रूप में दर्शाना हो तो उसके आगे हिंदी का 3 दर्शा दिया जाता है। इससे अभी स्पष्ट हो गया कि इसके पूर्व वाला जो स्वर था जिसको अब तक हम दीर्घ कह रहे थे, ये अब दीर्घ नहीं रहा है, क्या बन गया है, प्लूत स्वर बन गया है। यानी कि एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदी के 11 स्वर या तो हर्षव होते हैं या फिर दीर्घ होते हैं। 4 हर्षव और 7 दीर्घ हैं। हिंदी के सभी स्वरों को प्लूत बनाया जा सकता है। जिस भी स्वर को प्लूत बनाना हो उसके आगे हिंदी अर्थात महाजनी भाषा में लिखी जाने वाली संख्याओं के 3 को दर्शा दिया जाता है। ये इस बात का संकेत है कि इससे पूर्व वाला जो स्वर है वो 1 सेकंड में नहीं बोला जा रहा है, 2 सेकंड में नहीं बोला जा रहा है, बल्कि 3 सेकंड में बोला जा रहा है लगभग। और ऐसे ही स्वरों को प्लूत स्वर के नाम से जाना जाता है। इस बात से स्पष्ट है कि हिंदी में उच्चारण अवधि के आधार पर वर्गीकरण 2 होंगे, 2 नहीं है तो 3, क्योंकि इन स्वरों को प्लूत बनाया जा सकता है। अब प्रश्न है कि हिंदी में प्लूत स्वरों का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिएगा, मूल रूप में हिंदी में प्लूत का प्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः संस्कृत निष्ठ श्लोकों में संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहां पर इनकी संख्याएं 3 मानी जाती है। हिंदी में कहाँ इनका प्रयोग है? हिंदी में मोटे तौर पर इनका प्रयोग 2 जगह होता है। एक तो किसी निकटतम व्यक्ति को, किसी प्रियजन को जब हम संबोधित करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि उनका जो नाम होता है उस नाम को हम एक तरह से लंबे आवाज में बोलते हैं, उसका जो स्वर का प्रवाह है उसको हम लंबा कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे आपने कहा भैया, जैसे शब्द बोलते हैं आप लोग भैया, अब इसका यदि लिखे हुए शब्द का उच्चारण करेंगे तो भैया है, लेकिन हम कैसे बोलते हैं भैया, तो आपने अंतिम ध्वनि को क्या करा, लंबा बोल दिया। इसका मतलब ये जो अंतिम स्वर था आपका आ, ये यहाँ पर दीर्घ नहीं है बल्कि क्या है, प्लूत है। जैसे आप बोलते हैं, एक शब्द में लिख रहा हूं मौसी, अब इसका सही उच्चारण तो मौसी है, लेकिन हम जब अपना निकटतम व्यक्ति उसको संबोधित करते समय इस तरह बोलते हैं मौसी, तो आपने जो अंतिम स्वर जो ई था उसको 2 सेकंड के बजाय 3 सेकंड लगा करके उच्चारण कर दिया, इसलिए ये जो आपका जो है वो प्लूत स्वर हो गया। अतः यह दीर्घ नहीं है बल्कि क्या है, प्लूत है। हमने अभी पढ़ा कि किसी भी शब्द को प्लूत बनाना लेखन में तो उसके आगे हिंदी का 3 दर्शा दिया जाता है। दूसरा इसका उपयोग होता है संगीतात्मक धुन बनाने में। संगीत की जब धुन बनाते हैं, आप लोग आरती वगैरह पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि पूरी पंक्ति के अंत में जाकर के एक 2 खड़ी पाई के बीच में 3 लिखा रहता है। सामान्य तौर पे आप लोग बचपन में ये पढ़ते आए हो कि इसको 3 बार पढ़ना है। जैसे प्रत्येक आरती की पंक्ति के अंत में जाकर के इस तरह का एक संकेत आप लोगों ने देखा होगा। इस संकेत का मतलब है कि ये प्लूत का संकेत है। किसका संकेत है? अब प्रश्न है कि अभी आप कह रहे थे सर कि जिसको भी प्लूत बनाना उसके आगे 3 बना दो। ये बात वहां तक ठीक थी कि अगर किसी प्रत्येक स्वर को प्लूत बनाना है तो उसके आगे लगा दो, लेकिन पूरी पंक्ति के हर स्वर को प्लूत बनाना अर्थात उसको लंबा बोलना है तो उसके अंत में जाकर के 3 लगा देंगे। इसका अभिप्राय ये कि पूरे ही स्वरों को, चाहे वो हर्ष हो चाहे वो दीर्घ हो, वह हर्ष और दीर्घ की भांति ना बोले जाकर प्लूत की भांति उच्चारित किए जाएंगे। जैसे आरती हम पढ़ते हैं, सामान्य तौर पर लिखा रहता है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इसका सही उच्चारण तो ये होगा, लेकिन आप पंक्ति के अंत में जो 3 देखते हैं उसका अभिप्राय ये कि इस पूरी पंक्ति को संगीतात्मक धुन की तरह बोलते हैं।
और आप उसको इस तरह वहां पर उच्चारित करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? आप यहाँ पर प्रत्येक स्वर को संगीतात्मक धुन में बोल रहे हैं। चाहे वो ह्रस्व स्वर था तो भी आप उसको लंबा बोल रहे हैं, चाहे वो दीर्घ स्वर था तो भी आप उसको लंबा बोल रहे हैं। अतः जिस भी स्वर को प्लुत बनाना हो, अगर पर्टिकुलर को बनाना है तो उसके आगे 3 लगा दो, और पूरी पंक्ति को बनाना है तो उसके अंत में लगा करके 3 लगा दो। समझे कहानी मित्रों? जैसे आप लोग मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहां पर इस तरह लिखा रहता है ओम। आप इसको सही कैसे पढ़ेंगे? वहां पर हम लोग ओम नहीं पढ़ते, ओम। स्पष्ट है कि इस ओ को आप 2 सेकंड की बजाय 3 सेकंड में पढ़ रहे हैं, अतः यह प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। यानी कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण 2 होंगे। 2 नहीं है विकल्प में तब आपको 3 करना है। जब तक विकल्प में 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी के पेपर में आपको आंसर 2 करना है। लेकिन स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संस्कृत के प्रश्नों में प्राथमिकता में 3 करना है, क्योंकि संस्कृत निष्ठ शब्दावली में ही इनका मूल रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। तो मित्रों, ये हमारा पहला वर्गीकरण था स्वरों का उच्चारण अवधि के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं मित्रों, होठों की आकृति के आधार पर। यानी अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास स्वरों की संख्याएं कितनी है? 11 हैं। इन 11 स्वरों को हमने बोलने में लगने वाले समय के आधार पर विभाजित किया है। अब हम कह रहे हैं कि इन्हीं स्वरों का दूसरा वर्गीकरण होठों की आकृति के आधार पर, यानी कि इन स्वरों को जब हम बोलेंगे, इनका जब हम उच्चारण करेंगे, तब हमारे होठों की आकृति कैसी होगी? आकृति के आधार पर। यानी समय जो लग रहा था वो अलग कहानी थी। अब हम कह रहे हैं कि उच्चारण करते समय हमारे होठों की कैसी स्थिति होगी, उस आधार पर स्वरों के वर्गीकरण 2 प्रकार से किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न होता है कि होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने उपभेद होंगे? तो आपका आंसर होगा 2 उपभेद होते हैं। पहला है वृत्ताकार। वृत्त कैसा होता है मित्रों? गोल होता है। वृत्ताकार कह दो, चाहे इसको वृत्तामुखी कह दो। 2 उपभेद किए जाते हैं, वृत्ताकार या वृत्तामुखी, पहला उपभेद है। दूसरा है अवृत्ताकार। अ का मतलब नहीं, वृत्त यानी गोल, यानी गोल नहीं होंगे। अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी दूसरा वर्गीकरण है। यानी कि होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण 2 प्रकार से किए जाते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। इनके दूसरे नाम है वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। यानी वृत्त कैसा होता है? गोल। या अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होंठ गोलाकार आकृति बना लेते हैं, उन स्वरों को वृत्ताकार स्वरों के नाम से जाना जाता है। दूसरे परिभाषा ये होगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार आकृति नहीं बनाते हैं, अर्थात फैले हुए रहते हैं, उन स्वरों को अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी स्वर कहा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप देखिएगा, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनको बोलने पर होठ गोल बनेंगे? क्योंकि हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं? होठों की आकृति के आधार पर। जिनमें गोल बनेंगे वही वृत्ताकार होंगे, जिनमें गोल नहीं बनेंगे वो अवृत्ताकार होंगे। मैं बोल रहा हूं, आप देखिएगा गंभीरता से, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। यानी 11 में से 4 ऐसे स्वर थे जिनमें होंठ गोल बन रहे थे। कौन कौन से थे? ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये ऐसे स्वर हैं जिन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। अर्थात वृत्ताकार या वृत्तामुखी स्वरों की संख्याएं कितनी है? 4 है। अब जो बच गए वो सारे के सारे क्या है? अवृत्तामुखी। हमने अभी बोल करके देखा, अ आ ई कहीं पर भी गोल नहीं हो रहे, होठ फैले हुए रहते हैं। अ आ ई फिर री, ए और ऐ। ये 7 स्वर ऐसे हैं जिनको अवृत्ताकार स्वरों के नाम से जाना जाता है। हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि पिछली बार सब इंस्पेक्टर में एक प्रश्न पूछा गया था कि नीचे का एक होठ काट दे जाए तो कौन से स्वर का उच्चारण नहीं होता है। वो उसका हमने आंसर भी देखा था, पढ़ के प्रश्न को हमने बोर्ड पे देखा भी था, हमने उसका पूरा विवेचन किया। उसका रीजन यही है, आपने जैसे मन में सोच लिया कि मुझे ऊ बोलना है तो आपके होठ गोल बनेंगे। यदि आप अपने होठों को गोल नहीं बनने देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने होठ पकड़े, मैं बोलना चाहूँ ऊ, तो ये जो ऊ की जो ध्वनि है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपने होठ को गोल बनने से रोक लिया, और इसीलिए इनको वृत्ताकार कहा जाता है। ये दूसरा वर्गीकरण था हमारा। होठों की आकृति के आधार पर कितने उपभेद होंगे? 2 उपभेद स्वरों के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार वो होंगे जिनमें होठ क्या बन जाएंगे? गोल बन जाएंगे। कितने होंगे? 4 होंगे।
अवृताकार वो होंगे जिनमें होठ वृत्त की तरह नहीं बनेगा, उनको अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्याएं 7 है मित्रों। सुने साहब कहानी। तीसरा वर्गीकरण आता है। पहला था उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा था होठों की आकृति के आधार पर, तीसरा है मित्रों जिह्वा की स्थिति के आधार पर। ये तीसरा वर्गीकरण है। जिह्वा, जिह्वा है जीव, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। प्रश्न आते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो आंसर होगा 3 प्रकार से होता है। यानी कि पहले हम देख रहे थे कि 11 स्वरों को बोलने में समय कितना लगता है, उसको हमने बेस बनाया, उसको हमने आधार बना करके उनका विभाजन किया। फिर हमने कहा जी समय कितना लगे जाने दो, होठ कैसे बनेंगे उसको आधार बना करके वर्गीकरण किया। तो 2 बातें सामने आई कि कुछ में गोल बन रहे थे, कुछ में गोल नहीं हो रहे थे। अब हम कह रहे हैं जी होठों को जाने दो जी, समय को जाने दो जी। अब तो आप बताओ जी जीव की स्थिति कैसी रहती है। यानी कि जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला है अग्र स्वर, अग्र का अर्थ है आगे, अग्र स्वर। दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर, पश्च स्वर। 3 भेद किए जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ज्यादा सक्रिय हो उन्हें अग्र स्वर कहेंगे। हम जिह्वा की स्थिति यानी जीभ कैसी रहती है, जीभ का कौन सा भाग सक्रिय रहता है, तो जिन जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग ज्यादा, शब्द की चर्चा कर रहा हूं, ज्यादा सक्रिय हो उनको अग्र कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होगा उनको मध्य स्वर कहेंगे, और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहेगा उनको पश्च स्वर कहा जाता है। अग्र स्वरों की संख्या 5 है। ई, री, ए और ऐ। इन 5 स्वरों को अग्र स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखिएगा। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। मुझे बताइए जब आप ई का उच्चारण करोगे जीभ कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि तालु ऊपर की तरफ होता है। स्पष्ट है कि इनमें जीभ का आगे का भाग सक्रिय होगा। आप री का उच्चारण करेंगे, उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मुझे बताइए अगर जीभ ऋषि को बोलेगी तो मूर्धा कहाँ है? दांतों के ऊपर की तरफ है। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। स्पष्ट है कि तालु को उच्चारित करने के लिए जीवा फिर से ऊपर जाएगी। अतः इन 5 स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए इन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। ई, री, ए, ऐ रटना नहीं है। अगर आपको उच्चारण स्थान याद है तो यहाँ आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से स्वर अग्र स्वर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है मध्य। मध्य में केवल एक ही स्वर आता है अ से अनार वाला, अस्वर। ये जो अस्वर होता है देखिएगा, हमने पढ़ा कि इसका उच्चारण स्थान कंठ है और कंठ स्वाभाविक के पीछे है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं कि जीवा की सक्रियता, यानी जीभ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। ई ऊ जब आप बोल रहे थे तो आपकी जीवा जो है वो ई ऊ में नहीं जा रही थी, ई ऊ में नहीं हिल रही है, फिर री ए ऐ में कहा जा रही है? ऊपर। इसलिए हमने इनको क्या कहा? अग्र कहा। अब जब आप अ से अनार वाला बोलेंगे, अमर, अकबर, अजमेर, अहमदाबाद, ये जब आप अ बोल रहे हैं तो उस समय आपकी जीभ का मध्य भाग देखिएगा इस तरह हो जाएगा अ, यानी बीच में से जीभ बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा रही है। मध्य में से जीभ आगे से नहीं है, मध्य में से सक्रिय। ये जो बारिश के मौसम में जिसको आप बोलते हो अर्थ बम आते हैं, वो जब चलते हैं देखिए बीच में से हो जाता है, जब चलेगा ये इस तरह से आपकी जो जीवा है वो बीच में से इस तरह हो जाती है, यानी जीवा का बीच का भाग ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए इसको मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है। एक स्वर इसमें शामिल किया जाता है। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे पश्च स्वर है। पश्च स्वरों की संख्या भी 5 है। इसमें कौन कौन से आएंगे? ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ
औ और एक आपका आ जाए, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ये 5 स्वर दीर्घ स्वरों में शामिल किए जाते हैं, आ उ ओ औ। अब आप बोल करके देखिएगा, स्पष्ट है, मैं बोल रहा हूं, मैं यहां से रिपीट कर रहा हूं। इन पांचों को जब उच्चारण करूंगा तो जीवा का आगे का भाग सक्रिय रहेगा, इसको बोलेंगे जीभ बीच में से सक्रिय रहेगी, और इनको बोलेंगे जीभ आगे से सक्रिय होगी नहीं। देखिए मैं बोल करके देख रहा हूं, मेरी जीभ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ई री ए आई अ बीच में सक्रिय हो रही है। फिर देखिएगा आ उ ओ औ, आ उ ओ औ। जीभ आगे से बिल्कुल सक्रिय नहीं है, इसलिए इनको पस्त स्वर कहा जाता है। 11 स्वरों का वर्गीकरण था। तीसरा, जिह्वा की स्थिति के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय होगा उनको अग्र कहेंगे। ऐसे स्वरों की संख्याएं 5 हैं। जिनमें बीच का होगा उसको मध्य कहेंगे, और जिनमें पीछे का भाग सक्रिय होगा उनको पस्त स्वर के नाम से जाना जाता है। अर्थात जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण कितने प्रकार से हुए मित्रों? 3 प्रकार से हुए। अगला हम पढ़ रहे हैं मुख की स्थिति के आधार पर। चौथा वर्गीकरण है मुख की स्थिति के आधार पर। मुख की स्थिति के आधार पर, मुख की स्थिति के आधार पर, यानी कि हमारा मुख कितना खुलेगा। देखिए पहले हम पढ़ रहे थे कि समय कितना लग रहा है, फिर हम कह रहे हैं कि होंठ कैसे आकृति बनाएंगे, फिर हम कह रहे हैं कि जीभ की स्थिति क्या रहेगी, जिह्वा कैसी स्थिति में रहेगी। अब हम पढ़ रहे हैं कि मुख की स्थिति के आधार पर, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारा मुख कितना खुलेगा, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हर जहां वर्ण विचार का प्रकरण होता है वहां प्रत्येक प्रश्न को पूछ सकते हैं। उच्चारण अवधि के आधार पर कितना है, होठों की स्थिति के आधार पर कितने होंगे, कौन सा किस में जाएगा, कौन सा वृत्ताकार है, कौन सा अवृत्ताकार है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मुख की स्थिति के आधार पर, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो मुख कितना खुलता है उस आधार पर 4 उपभेद किए जाते हैं मित्रों। पहला है संवृत। संवृत का शाब्दिक अर्थ है सिकुड़ना। संवृत का शाब्दिक अर्थ है सिकुड़ना, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग सिकुड़ा हुआ ही रहेगा, अर्थात बहुत ही कम खुलता हो, अधिकतम मात्रा में सिकुड़ा हुआ रहता हो, उन स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है। हम यूं कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग 25% खुलता हो, अर्थात 25% खुल रहा है तो स्पष्ट है कि 75% बंद है, और 75% बंद है, इसका मतलब वो संवृत है, अर्थात सिकुड़ा हुआ है। उन्हीं स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है। एक बार परिभाषा फिर सुनिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत ही कम खुलता हो, अर्थात अधिकतम सिकुड़ा हुआ रहता हो, लगभग 25% खुलता हो, ऐसे स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है। और इन संवृत स्वरों की संख्याएं भी मित्रों 5 है। ई उ और री ऋषि, इन 5 स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, देखिएगा मेरा मुख इतना खुलता है, ये कंप्लीट है, इतना खुल सकता है। अब जब हम ई उ का उच्चारण कर रहे हैं, देखिए मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा मुख अधिकतम इतना खुलता है। अब मैं बोल रहा हूं ई उ री, ई उ री, आप देख रहे हैं मुख द्वार बहुत ही कम खुल रहा है, अधिकतम मात्रा में सिकुड़ा हुआ है, बहुत कम खुल रहा है, इस बंद है अधिकतर, इसलिए इन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। दूसरा है अर्ध संवृत। अर्ध का मतलब है मित्रों आधा, यानी कि आधा खुल जाएगा, आधा सिकुड़ा हुआ रहेगा। अर्ध संवृत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं संवृत का सिकुड़ना है, यानी कि अधिकतम सिकुड़ा हुआ था। अब कह रहे हैं अर्ध संवृत, यानी कि आधा सिकुड़ गया और आधा खुला रहेगा, अर्थात लगभग 50% खुल जाता हो, ऐसे स्वरों को अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। 2 स्वर इसमें शामिल किए जाते हैं, ए और ओ, ऐसे एडी और ओ से औखली वाला 2 स्वर इसमें शामिल किए जाते हैं। मैं एक साथ बाद में रिपीट करूंगा। तीसरा होता है अर्ध विवृत। अर्ध का मतलब फिर वही है आधा,
और विवृत का अर्थ है मित्रों फैलना, यानी कि पूरा नहीं फैलेगा, आधे से ज्यादा होगा लेकिन पूरे से कम होगा। विवृत का अर्थ है मित्रों फैलना, यानी कि पूरा नहीं फैलेगा, लगभग 75% खुल जाता हो, ऐसे स्वरों को अर्धविवृत स्वर कहा जाता है। पारिभाषिक तौर पर यूं कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधे से तो अधिक, क्योंकि आधा कहाँ खुल रहा है अर्ध समृद्ध में, इससे तो अधिक होगा लेकिन पूरे से कम होगा, उन स्वरों को अर्धविवृत कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्या मित्रों 3 है, ए, आई और औ। ये 3 स्वर अर्धविवृत स्वरों के नाम से जाने जाते हैं। और चौथा है मित्रों विवृत स्वर। विवृत का अर्थ अभी हमने लिखा फैलना, यानी जिस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा खुल जाता हो उसे विवृत स्वर कहा जाता है। आप लोगों को पता है, आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हो तो कैसे बोलते हैं डॉक्टर, आ करो आ, तो आ के दौरान क्या होता है, मुख पूरा खुलता है। उसका उद्देश्य ये आ करने का, क्योंकि वो बार बार ये नहीं कहे कि भैया आ बोलो, उस मुख खोलो, उसने आपको सीधे से कहा आ। आज जब आप कर रहे हैं तो मुख द्वार पूरा खुल रहा है, पूरा खुल रहा है, इसका मतलब मुख द्वार पूरी तरह से विवृत है, इसलिए इसको विवृत स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों, 1 है, यानी ये हमारे 11 स्वरों का वर्गीकरण हुआ। फिर से रिपीट कर रहा एक बार समझिएगा। मुख की स्थिति के आधार पर, मुख की स्थिति का मतलब है कि मुख द्वार कितना खुलता है, इस आधार पर 4 वर्गीकरण किए जाते हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत और विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार 25% खुलता हो अर्थात अधिकतम मात्रा में बंद रहता हो उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्या 5 है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा खुलेगा अर्थात 50% खुल जाएगा उनको अर्ध समृत कहेंगे। ऐसे स्वरों की संख्याएं 2 है। अर्ध विवृत यानी आधे से तो ज्यादा लेकिन पूरे से कम होगा, पूरी तरह से नहीं फैलेगा, उन स्वरों को अर्थात लगभग 75% खुलता हो उन्हें अर्ध विवृत कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्याएं 3 है। चौथा है विवृत। विवृत का अर्थ है फैलना, हमने लिखा अभी, अर्थात मुख द्वार लगभग पूरा फैल जाता हो उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों की संख्याएं 1 है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, समृत स्वर कितने हैं, 5। कौन सा एक समृत नहीं है, आपको बदल देंगे, 3 यहाँ से देंगे, 1 यहाँ से दे देगा। कौन सा अर्धविवृत है, कौन सा विवृत है, कौन सा समृत है, मैं बोल के देख रहा हूँ, एक बार देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, मेरे मुख के आधार पर देखिएगा। यहाँ 25 होगा, इनको बोलेंगे तो आधे से खुल जाएगा, यहाँ आधे से अधिक खुलेगा, यहाँ पर पूरा खुलेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा, मेरा पूरा इतना खुल रहा मुख, देखिए अब ई उ री, ए ओ, देखिए आधे से ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर आ रहे हैं अमन वाला, अमर वाला, अजमेर वाला, अकबर वाला, देखिएगा आई औ, आई औ, आई औ, और फिर बोल रहे हैं आ, तो मुख द्वार क्या हो गया, पूरा खुल गया, तो उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है। ये था हमारा मित्रों स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण का प्रश्न कि स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण किन किन आधारों पर किए जाते हैं। अब इसका एक हम प्रश्न बनाते हैं जो इस पूरे चैप्टर को एक साथ क्लियर कर ले आज के इस कंसेप्ट को। जैसे मैंने एक प्रश्न बनाया कि आ स्वर के बारे में सही कथन है, आ स्वर के बारे में सही कथन है। ये कठिन प्रश्न की हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कठिन प्रश्न बनाया जा सकता है। मैं पहला विकल्प लिख रहा हूं। अब मुझे बताइए उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर आ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था। जो कंठ उच्चारण स्थान होता है उसे कंठी ध्वनि भी आप कह सकते हैं, तो हो सकता है वो कंठ लिख दे या फिर कंठे लिख दे। फिर हमने पढ़ा कि उच्चारण अवधि के आधार पर ये कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर है। फिर हमने पढ़ा होठों की आकृति के आधार पर ये अवृताकार है। फिर हमने पढ़ा जीवा की स्थिति के आधार पर ये क्या है, पस्त स्वर था। जीवा की स्थिति के आधार पर ये पस्त स्वर में शामिल किया जाता है, पस्त स्वर था। फिर हमने पढ़ा अंतिम इसका जो वर्गीकरण पढ़ा, मुख की स्थिति के आधार पर ये विवृत स्वर है। अब परीक्षक क्या करेगा, कैसे इसको कठिन प्रश्न बनाया जाए। देखिएगा विकल्प एक विकल्प में उसने 5 बातें दे दी, 1 2 3 4 5 बातें हैं। अब वो दूसरा जो विकल्प होगा उसमें से कोई एक चीज बदल देगा।
जैसे मान लीजिए वृत्ताकार की जगह अवृत्ता की जगह वृत्ताकार कर देगा, तीसरे में पश्च की जगह स्थान पर मध्य कर देगा, चौथे में दीर्घ की स्थान पर ह्रस्व कर देगा। फिर कहेगा कि आठ स्वर के बारे में सही कथन है। देखिए प्रश्न भले ही छोटा है, लेकिन ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए अब तक आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो सारा अगर आपको आएगा तो एक छोटा सा प्रश्न आप हल कर पाएंगे। क्योंकि पहले जो प्रश्नों के स्तर ये होता था कि एक विकल्प में एक शब्द का प्रयोग करते थे, आजकल एक एक विकल्प में ही 5-5 शब्द होते हैं और फिर उनके आधार पर आपको तय करना है कि कौन सा विकल्प सही है या नहीं है। तो स्पष्ट है कि इसका पहला विकल्प सही है, क्योंकि उच्चारण के आधार पर यह कंठीय ध्वनि है, उच्चारण अवधि के आधार पर यह दीर्घ स्वर है, होठों की आकृति के आधार पर यह अवृत्ताकार है, जीवा की स्थिति के आधार पर पश्च स्वर है और मुख की स्थिति के आधार पर विवृत स्वर आता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वयं मित्रों कहानी। अब एक प्रश्न और है आपका, आप इसको इसी तरह लिख लीजिएगा। एक प्रश्न है जो सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था। प्रश्न ये था कि अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद, अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद किन 2 स्वरों का निर्माण हुआ या विकास हुआ, किन 2 स्वरों का विकास हुआ। ये प्रश्न आया है आपका सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था कि अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद, समझ आए, के बाद किन 2 स्वरों का विकास हुआ। अब इसके लिए आपको सबसे पहले यह आना चाहिए कि अपभ्रंश में कौन से स्वर थे और उसके बाद कौन से स्वर हुआ। इसीलिए हमने सबसे जो पहली क्लास पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा, इस क्लास में हमने समझने का प्रयास किया कि हिंदी का जो उद्भव है वो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, यानी कि समय समय पर इसके भाषा और रूप में परिवर्तन होता रहा। और यही हमने भाषा की परिभाषा में पढ़ा कि भाषा परिवर्तनशील है, इसका कोई अंतिम रूप नहीं होता है, लेकिन जब जब जिस काल में होता है उसका एक मानक रूप निश्चित तौर पर होता है, लेकिन कोई अंतिम रूप नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा है समय समय पर भाषा में परिवर्तन होता आया है। हमने पढ़ा अपभ्रंश और अपभ्रंश के रूपों के बाद जो 7 क्षेत्रीय रूप से, उनसे में से 4 क्षेत्रीय रूपों से हिंदी की 5 उपभाषाओं का निर्माण होता है, 18 बोलियों से मिलकर के हिंदी बनती है। तो अपभ्रंश में जो स्वरों की संख्याएं थी वो 8 ही थी। और ये भी प्रश्न आता है कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्याएं कितनी थी, तो आपका उत्तर होगा अपभ्रंश में स्वरों की संख्याएं 8 थी। फिर अपभ्रंश के बाद हिंदी में जब ये आए तो इनकी स्वरों की संख्याएं 11 हो गई। लेकिन प्रश्न है कि अपभ्रंश के किन 8 या अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद किन 2 स्वरों का निर्माण हुआ। तो स्पष्ट है कि पहले हमें अपभ्रंश के 8 स्वर आने चाहिए। देखिए अपभ्रंश में 8 स्वर थे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ, यानी कि ऋ ऋषि अपभ्रंश के 8 स्वरों में नहीं था। अपभ्रंश से पहले था, लेकिन अपभ्रंश में इसका प्रचलन नहीं था। लेकिन पुनः जब हिंदी विकसित हुई तो हिंदी में फिर से इसका री का प्रचलन हो गया, क्योंकि हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग होता है। जहां संस्कृत निष्ठ शब्दावली होती है ऐसी शब्दावली को तत्सम शब्दावली कहते हैं। और तत्सम शब्दावली में री ऋषि का प्रयोग है, लेकिन अपभ्रंश में री नहीं था। तो अपभ्रंश में स्वर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन 8 स्वरों के बाद कौन से का निर्माण हुआ, क्योंकि अपभ्रंश से पहले वो जो 8 था वो इनके यहाँ पर बीच में था, ऋ ऋषि। अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद जो हमारे वर्तमान के आप देखिएगा अ, आ, ई, उ, जी, ए, आई, ओ और औ, ये इनका नियत क्रम है अभी वर्तमान में हिंदी में। ये हमारे अभी 11 स्वर हैं। अब प्रश्न था कि 8 स्वरों के बाद, तो 8 स्वर कौन से थे, ये ओ। अब इस ओ के बाद देखिएगा, एक तो ये आया आपका और एक ये था। ये 2 स्वर अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद विकसित स्वर है, क्योंकि ये अपभ्रंश से पहले नहीं थे। ये अपभ्रंश से पहले नहीं थे। अपभ्रंश से पहले यहां तक था, लेकिन अपभ्रंश में ये भी नहीं था। अपभ्रंश से पहले था, लेकिन अपभ्रंश में नहीं था। ये अपभ्रंश में भी नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे। अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद आई और औ 2 स्वरों का निर्माण हुआ है। तो आप आपका आंसर लिख सकते हैं कि अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद किन 2 स्वरों का विकास हुआ। तो आंसर होगा आई और औ। ये पूछा गया मित्रों, सेकंड ग्रेड में पूछा गया, और भी कई जगह पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। फिर से समझो,
अपभ्रंश के 8 स्वर, यानी कि अपभ्रंश में 8 स्वर कौन से थे? ये 8 स्वर लिखे श्वेत पट पे देखिएगा, अ आ ई उ री अपभ्रंश में नहीं था, अपभ्रंश के 8 स्वरों में नहीं था, उससे पूर्व में प्रचलन में था। फिर भाषा का रूपांतरण हुआ तो अपभ्रंश के में री ऋषि का लोप हो गया, लेकिन पुनः जब हिंदी आई तो ये री ऋषि वापस से आ गया, क्योंकि हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग होने लगा। अब इस प्रश्न ये कि सब 8 तो यहाँ तक हो गए, लेकिन ये पहले था, अपभ्रंश से पहले था, अपभ्रंश में नहीं था। अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद ऐ और औ 2 स्वरों का निर्माण हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों कहानी ये था हमारा अब तक का स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण का प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे मित्रों अयोगवाह। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्याएं हैं 44 और कुल स्वरों की संख्याएं हैं वर्णों की संख्याएं। मूल वर्णों की संख्याएं 44 और कुल वर्णों की संख्या 52, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। हमने कहा ये जो 52 है उसमें क्या क्या है? 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 2 द्विगुणी और 4 संयुक्त अक्षर, 33 व्यंजन। अब तक हमने केवल 11 स्वरों का पूरी तरह से शल्य चिकित्सा की, इनका पूरा हमने ऑपरेशन कर लिया कि स्वर क्या होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होगी, क्या क्या गुणवत्ताएं पाई जाती है, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इनके वर्गीकरण, इनके उच्चारण स्थान, मूल उच्चारण स्थान, संयुक्त उच्चारण स्थान, मूल स्वर आदि इत्यादि पर हमने अब तक चर्चा की है। अब अगला आता है हमारा अयोगवाह, यानी कि यह अयोगवाह क्या है, इनको क्यों इन 2 वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। तो मित्रों देखिएगा, अयोगवाह शब्द का निर्माण होता है अ प्लस योग प्लस वाह। इस शब्दों के अर्थ को समझ लें तो आपका उत्तर मिल जाएगा कि इसको अयोगवाह क्यों कहा जाता है। 2 स्वर आते हैं इसमें, अंग और अह। इन 2 वर्णों को सामान्य तौर पर हम लोग इसको स्वरों में शामिल करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि अंग और अह स्वर नहीं होते हैं, हिंदी में इनको अयोगवाह वर्णों की संज्ञा दी गई है, स्वर नहीं है। प्रश्न ये कि इनमें ऐसी क्या गुणवत्ता है कि आप इनको स्वर न कह करके अयोगवाह कहते हैं। गंभीरता से सुनेगा, बिल्कुल। अ का अर्थ है नहीं, ए एक अव्यय उपसर्ग होता है जिसका अर्थ सदैव नहीं होता है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, और वाह का शाब्दिक अर्थ है वहन करना। क्या करना मित्रों? वहन करना, अर्थात जोड़ नहीं है। अयोग, देखिए समझेगा अर्थ को, अयोगवाह नहीं है क्या? जोड़, फिर भी क्या कर रहा है? वहन करना। जैसे वाह, वाहन वहन करना, जैसे माल वाहक, भार वाहक, है ना। तो वाह का अर्थ है वहन करना, अ का अर्थ नहीं, और योग का अर्थ है जोड़, यानी कि जोड़ नहीं है, फिर भी भार वहन करते हैं, उन वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। ये नाम का अर्थ है, आपस में जोड़ नहीं है फिर भी भार वहन करते हैं। अब प्रश्न है कि जोड़ कैसे नहीं है और भार वहन कैसे करते हैं। तो मित्रों देखिएगा, इन दोनों वर्णों को, जिसको हम भाषा विज्ञान में वर्ण कह रहे हैं, फिर भी देखिएगा इनमें 2-2 ध्वनियों का प्रयोग कर रहे हैं आप। इसमें 2 ध्वनि प्रयोग कर रहे हैं, अंग, अ और हंग की ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, पूरे के पूरे 11 वर्णों में आप एक एक ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं अंग, देखिएगा 2 ध्वनि, एक और एक, 2 ध्वनियों का प्रयोग कर रहे हैं आप। फिर मैं दूसरा लिख रहा हूं अह, अ प्लस विसर्ग, स्पष्ट है कि एक और एक 2 ध्वनियों का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ण में जो हिंदी के मानक 52 वर्ण हैं, उनमें से इन 2 ऐसे वर्ण हैं जिनमें आप 2-2 ध्वनियों का प्रयोग कर रहे हैं, और इन दोनों ध्वनियों का आप प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन इनका जोड़ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि जोड़ कैसे नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा का, अब देखिएगा इस वाले का में भी 2 ध्वनियां हैं, क और आ। एक नहीं है, बिल्कुल है, एक और एक, 2। देखिए इनमें भी कितनी ध्वनियां थी? 2, 1 2, 1 2, 1 2। यहां आप क और आ को जब मिलाते हो तो का बन जाता है, अर्थात इसमें जो क में जो आप अ का प्रयोग कर रहे हैं उसका क के में मेल हो गया और अक्षर बन गया। देखिएगा बिल्कुल बना है।
क में आ जोड़ रहे हैं तो का बन गया, अर्थात इस ध्वनि का इसमें मेल हो गया। लेकिन यहाँ देखेगा इन दोनों वर्णों को आप लोग, यहाँ दोनों ही वर्णों में हम जो दो दो ध्वनियां प्रयोग कर रहे हैं उनका आपस में कहीं मेल नहीं है। कैसे नहीं है? अ प्लस हुं को लिखेंगे तो इसी तरह रहेगा। इस ध्वनि में कहीं किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं है, उसी रूप में दिखाई दे रहा है। अंग और अह, यहाँ पर भी देखिएगा आपने विसर्ग को इसके साथ जोड़ा तो भी यथावत रूप में दिखाई दे रहा है, यानी कि इन ध्वनियों का आपस में कोई मेल नहीं है। फिर भी अ अपने साथ विसर्ग का भार और ये अ अपने साथ अनुस्वार का भार ढोए हुए रहता है, इसलिए इन दोनों वर्णों को अयोगवा वर्ण कहा जाता है। एक बार फिर समझिएगा, अ का मतलब नहीं, जोड़ वहन करना, अर्थात ऐसे दो वर्ण जिनमें प्रयुक्त ध्वनियों का आपस में कोई मेल नहीं है फिर भी एक दूसरे का भार वहन किया रहता है, इसलिए इन दोनों वर्णों को अयोगवा वर्ण कहा जाता है। प्रश्न है कि भार कैसे नहीं है, तो हम फिर समझा रहे हैं। अक्सर जब लिखते हैं तो किसी भी व्यंजन में कोई भी स्वर जोड़ने पर उसका उसमें मेल हो जाता है। जैसे फिर समझा रहे हैं, क में ई जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी दो ध्वनियां हैं, दोनों का आपस में मेल हो गया। यहाँ पर भी दो दो ध्वनियां बोल रहे हैं, अंग, दो ध्वनि बोल रहे हैं लेकिन दूसरी ध्वनि का आपस में कोई मेल नहीं है, यथावत है, लेकिन फिर भी ये अ इसका भार ढोता है। अंग अह, अह में विसर्ग का अ के साथ कोई मिश्रण नहीं है, कोई मेल नहीं है, फिर भी ये इसका भार वहन करता है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। ये पहला कारण है मित्रों। दूसरा कारण है इनको अयोगवा कहने का कि इन दोनों वर्णों की जो निर्माण पद्धति है वो भाषा की सभी समस्त जो पद्धतियां हैं बाकी उन पद्धतियों से बिल्कुल विपरीत है। कैसे विपरीत है देखिएगा, हमने पढ़ा कि स्वर भाषा में पहले होते हैं और फिर व्यंजन होते हैं, किंतु व्यंजनों में स्वर जोड़ करके उनको अक्षर बनाते हैं और उन अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से हम पदों की रचना करते हैं, पदों से हम वाक्य की रचना करते हैं। यही भाषा की निर्माण पद्धति है। इस भाषा की निर्माण पद्धति में पहले व्यंजन ध्वनियां होती है और बाद में स्वर ध्वनियां होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। मैं भाषा की निर्माण पद्धति की बात कर रहा हूँ। भाषा में पहले स्वर होते हैं, क्रमबद्धता के आधार पर पहले स्वर होते हैं फिर व्यंजन होते हैं। लेकिन जब हम इन वर्णों से शब्दों और अक्षरों की रचना करते हैं तो व्यंजन पहले रख करके उसमें स्वर जोड़ करके अक्षर बनाते हैं और उन अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं, शब्दों को पदों में परिवर्तित करते हैं और एक पूर्ण अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर उसको वाक्य रचना का निर्माण करते हैं। और यही हमारी प्रक्रिया है भाषा की आगे बढ़ने की। उस प्रक्रिया के दौरान पहले व्यंजन होते हैं, पहले व्यंजन और बाद में स्वर होते हैं। जैसे आपने कहा का, तो पहले व्यंजन और बाद में स्वर है, स्पष्ट है, पहले व्यंजन और बाद में स्वर है। आपने कहा री, तो पहले व्यंजन और बाद में स्वर है। लेकिन इन दोनों वर्णों में पहले स्वर होते हैं और बाद में व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं कि नहीं होते देखिएगा, जैसे आप बोल रहे हैं अंग, आप बोल रहे हैं मान लीजिए दंत, अब आप ध्यान दीजिएगा इस द और ते के बीच में आप क्या बोल रहे हैं, न बोल रहे हैं। अब मुझे बताओ कि क्या ये व्यंजन है कि नहीं है ना। कोई भी जो पंचम वर्ण होता है मित्रों वो आगे वाले वर्ग का पंचम वर्ण होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ध्वनि है ये अपने आप में एक व्यंजन ध्वनि है और ये अपने आप में एक स्वर ध्वनि है, यानी कि इनमें अ जो है वो स्वर है और इस पर जो अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं आप, ये आपका स्वर है और ये व्यंजन है। इसमें ये स्वर है और ये व्यंजन जैसी ध्वनि है, क्योंकि अ में जो आप अंग बोल रहे हैं वो के का पंचम वर्ण है और जहां अनुस्वार लगा हुआ होता है वो अनुस्वार उसके बाद वाले वर्ग का पंचम वर्ण होता है। इसको पढ़ने का तरीका होता है, जैसे आपने एक शब्द लिखा कंचन, अब यहाँ पर कंचन पर जो अनुस्वार है ये पांचवा वर्ण है, यानी आप इसको यूं लिख सकते हो, के का पांचवा वर्ण यानी चे का। समझा, जहां पर अनुस्वार लगा हुआ होता है सामान्य तौर पर देखा विद्यार्थियों को कि वो अनुस्वार को सदैव न मानते हैं। मित्रों, अनुस्वार सदैव न नहीं होता है। अनुस्वार जहां लगता है ना उसके बाद वाले व्यंजन का, जैसे क पर लगा है तो के बाद में क्या आ रहा है, चे, चे के लहंगा पांचवा वर्ण नो, तो एक पंचन शब्द हो गया है ना। तो स्पष्ट है कि ये क्या है, व्यंजन है। अंग अह, विसर्ग को किसकी भांति बोल रहे हैं,
ह की भांति काकल्य ध्वनि की तरह बोल रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या व्यंजन नहीं है? क्या स्पष्ट है कि दोनों वर्णों में पहले क्या है? स्वर है और बाद में व्यंजन है। और तीसरी कहानी है कि ये न तो शुद्ध स्वर है और न ही शुद्ध व्यंजन है, इसलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। समझे मित्रों कहानी? अंग और अ को अयोगवा क्यों कह रहे हैं? पहला कारण, इन दोनों वर्णों में के निर्माण में जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों का एक दूसरे के साथ योग नहीं है, फिर भी ये भार वहन किए हुए रहते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है कि इनकी निर्माण पद्धति, भाषा की जो निर्माण पद्धति है आगे बढ़ने की, उसमें पहले व्यंजनों के साथ स्वर फिर बाद में जोड़ करके उनको अक्षर में परिवर्तित करते हैं और उन अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं। ये दोनों वर्ण ऐसे हैं जिनमें पहले स्वर ध्वनि और बाद में व्यंजन ध्वनियां हैं। और तीसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये दोनों ऐसी ध्वनियां हैं जो एक साथ बोली जा रही है, लेकिन ये न तो स्वर ध्वनियां हैं और न ही व्यंजन ध्वनियां हैं, इसलिए इन दोनों वर्णों को हिंदी में अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यानी कि स्वर नहीं है बल्कि क्या है? अयोगवाह वर्ण है। अब अगली कहानी आती है मित्रों, इनको प्रयोग, इन वर्णों के जो चिन्ह है दो, आपने दो चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, एक तो आप अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हैं और एक अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगली कहानी आती है अनुस्वार, कि कब तो अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है और कब अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये दो चिन्ह है, एक तो अनुस्वार और एक अनुनासिक चिन्ह। ये चिन्ह कह रहे हैं अनुस्वार चिन्ह और दूसरा है अनुनासिक चिन्ह, यानी कहां पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है और कहां पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। दो चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। देखो विसर्ग सदैव एक ही रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन अभी आपने जो एक चिन्ह देखा ये वाला, इस चिन्ह को भाषा विज्ञान में अनुस्वार कहते हैं। सामान्य तौर पर आप लोग इसको चंद्र बिंदु बोलते हो और इसको आप अर्ध चंद्र बिंदु बोलते हो। भाषा विज्ञान में इसको अनुनासिक चिन्ह कहते हैं, जिसे अनुस्वार चिन्ह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि कहां पर अनुस्वार का प्रयोग होता है और कहां पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग प्राय ह्रस्व स्वरों के साथ होता है, यानी कि अगर कोई ह्रस्व स्वर है और उस पर अनुस्वार और अनुनासिक में से किसी वर्ण का प्रयोग होना है तो वहां पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ह्रस्व स्वरों के साथ प्राय। देखिए मैं प्राय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ह्रस्व स्वरों के साथ प्राय। प्राय किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है। यानी अगर कोई ह्रस्व स्वर है, और हमने पढ़ा है ह्रस्व स्वरों की संख्याएं कितनी हैं? 4, अ, ई, उ और री। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपने लिखा कंगन, मुझे बताइए कंगन में कै में कौन सा स्वर है? अ स्वर है, ह्रस्व स्वर है। जैसे आपने लिखा इंजन, ई में कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, ई। जैसे आप लिख रहे हैं कुंदन, कौन सा स्वर है? उ स्वर, ह्रस्व स्वर है। जैसे आप लिखते हैं श्रृंगार, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसा लिख देते हैं, सब शुद्धि में आता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है श्रृंगार शब्द। बार बार शब्द शुद्धि में पूछा जाता है कि इसमें कौन से जो इसको शब्द शुद्धि में लिखा कैसे जाता है। श्रृंगार इस तरह लिखना गलत है। श्रृंगार शब्द में स में री ऋषि होता है, यानी श आपका य और उसके साथ री, श्रृंगार। अब मुझे बताइए श में कौन सा है? ह्रस्व स्वर है, री ऋषि स्वर है। यानी कि जहां जहां ह्रस्व स्वरों का प्रयोग होता है वहां पर यदि अनुस्वार और अनुनासिक में से किसी चिन्ह का प्रयोग होना है तो वहां अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्राय कहा है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी होता है, लेकिन 99% देखिए मैं कह रहा हूं, अगर अनुस्वार और अनुनासिक में से किसी चिन्ह का प्रयोग होना हो तब की बात है, तब वहां ह्रस्व स्वरों पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने कुछ उदाहरण दिए, कंगन, इंजन, कुंदन, श्रृंगार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार शब्द शुद्धि में भी आता है, अभी हमने चर्चा की है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। सामान्य तौर पर आपके आदत में ये रहता है, कई पुस्तकों में भी ऐसा होता है, इसमें दोष आपका नहीं है, कई बार तक प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है, आपके जहन में वो चीज स्थायित्व घर कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार में केवल री ऋषि होगा। अब दूसरा है कि दीर्घ स्वरों के साथ। कैसे स्वरों के साथ?
दीर्घ स्वरों के साथ प्राय, दीर्घ स्वरों के साथ प्राय, बार बार प्राय बोल रहा हूं, कई बार ऐसा नहीं भी होता है, प्राय अनुनासिक चिन्ह का भी प्रयोग होता है, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं लिखा चांदी, अब मुझे बताइए चांदी में च में कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है, ऐसे ही लिखते हो। जैसे आंधी, कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। जैसे ऊंट, कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। जैसे क्रिया का प्रत्यय है ऊंगा, जैसे पढ़ूंगा, लिखूंगा, जैसे मैं लिख रहा हूं पढ़ूंगा, कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। जैसे मैं लिख रहा हूं लिखूंगा, कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। सामान्यतः दीर्घ स्वरों के साथ यदि अनुस्वार और अनुनासिक में से किसी चिन्ह का प्रयोग होना है तो प्राय अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से साथ सुनिएगा पूरी बात को। ह्रस्व स्वरों के साथ अनुस्वार, दीर्घ स्वरों के साथ अनुनासिक। लेकिन मित्रों हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जो इस बात के आधार पर बिल्कुल विपरीत चलते हैं। कैसे विपरीत चलते देखिएगा, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। अभी अभी आपने कहा कि ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार आता है और दीर्घ स्वर पर अनुनासिक आता है। मैं बिल्कुल विपरीत उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे आपने लिखा पहुंच, मुझे बताओ, देखिए पहुंच, सवर्णा, लहंगा, बहुत ही महंगा हो गया भैया। पहुंच देखिए ह्रस्व स्वर है, सवर्णा में ह्रस्व स्वर है, लहंगा में ह्रस्व स्वर है, महंगा में ह्रस्व स्वर है। यानी कि यहां पर कहानी अनुनासिक वाली कहानी दिखाई दे रही है। आपने अभी भी पढ़ा कि ह्रस्व स्वरों के साथ अनुस्वार आएगा और दीर्घ के साथ अनुनासिक। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन सभी स्वरों पर ह्रस्व है लेकिन अनुनासिक का प्रयोग कर रहा है। जैसे मैं दीर्घ स्वरों को उदाहरण लिख रहा हूं कुछ, जैसे आपने लिखा प्रांत, क्रांति, दिनांक। अब देखिए ये दिनांक भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द में पूछा जाता है, कई लोग इस पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। प्रांत में देखिएगा आ स्वर है, क्रांति में आ स्वर है, दिनांक में आ स्वर है। यहाँ पर दीर्घ स्वर होने के बावजूद भी आप अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हम तो कह रहे थे कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ ह्रस्व हो। तो अब प्रश्न है कि इसको समझे कैसे। तो मित्रों इसका सही तरीका यही है समझने का। देखिए ये तो इस तरह समझाया जाता है और 99% ये खरे भी उतरते हैं। 99% अगर ह्रस्व स्वर है तो उस पर अनुस्वार ही आएगा, आना है तब की बात है, और दीर्घ है तो अनुनासिक आएगा। लेकिन विपरीत स्वर शब्द भी मिलते हैं, उसका क्या करें। तो इसका एक लाइन में स्पष्टीकरण है, अगर किसी शब्द का अथवा वर्ण का उच्चारण करते समय, देखिए समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी वर्ण का उच्चारण करते समय ध्वनि का प्रवाह पूरी तरह नाक में हो तो ऐसी ध्वनि को अनुस्वार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और यदि ध्वनि का प्रवाह नाक और मुख दोनों से हो तो ऐसी ध्वनियों को अनुनासिक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आप देखिए दोनों चिन्हों में भी वैज्ञानिक का लॉजिक लगाया गया है। ये आपका केवल नाक, देखिए ये केवल नाक का पॉइंट। अगर ध्वनि का प्रवाह केवल किस में है, नाक में, बहुत इजी तरीका समझाने का, तो ऐसी ध्वनि को 100% आप अनुस्वार के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब वो चाहे ह्रस्व स्वर है चाहे दीर्घ स्वर है, ये कोई मायने नहीं रखता, ये इसका वास्तविक गुण है। और यदि ध्वनि का प्रवाह मुख और नाक, ये आपके मुख का चिन्ह देखिएगा यूं, और ये इसके ऊपर नाक का चिन्ह, याद रखने का बहुत आसान तरीका है। अगर ध्वनि का प्रवाह नाक और मुख दोनों से है तो ऐसी ध्वनि को लिखते समय, प्रदर्शित करते समय अनुनासिक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। वहां चाहे फिर ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि सामान्यतः ये गुण दीर्घ में ही पाया जाता है। जहाँ दीर्घ स्वर होते हैं वहां समय ज्यादा लगता है। समय ज्यादा लगने से ध्वनि दो अलग अलग भागों अर्थात मुख और नाक दोनों में विभाजित हो जाती है। जबकि ह्रस्व स्वरों में समय कम लगता है, उस समय बहुत हम जल्दी जब बोलते हैं तो ध्वनि को मुख में आने का समय नहीं मिलता, इसलिए वो नाक से उच्चारण कर लेती है। तो अगर ध्वनि का प्रवाह केवल नाक में हो तो क्या लगेगा, अनुस्वार, और नाक और मुख दोनों में हो तो अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो चाहे वो दीर्घ स्वर हो। अब हम कुछ उदाहरणों को बोल करके देख रहे, देखिएगा
मैं बोल रहा हूं प्रांत। अब जब प्रांत शब्द को बोलेंगे, भले ही दीर्घ है और दीर्घ पर अनुनासिक आना चाहिए था, लेकिन यहां अनुस्वार इसलिए आ रहा है कि प्रांत को जब बोलेंगे तो प आधा रा और त के बीच में, रा और ते के बीच की ध्वनि है वो पूरी तरह से नाक में है। अगर आप नाक बंद कर लेंगे तो रा और त के बीच की ध्वनि बाहर नहीं आएगी, क्योंकि पूरा प्रवाह नाक में। जैसे देखिएगा प्रांत प्रांत, रा और ते के बीच की ध्वनि नाक में, इसलिए उसका बाहर उच्चारण नहीं हो पा रहा है। अब मैं पहुंच बोल रहा हूं, यहाँ पर अगर हम नाक को बंद भी कर लेंगे, ध्वनि का प्रवाह क्योंकि नाक और मुख दोनों से, तो वो मुख से उच्चरित हो जाएगा। जैसे पहुंच पहुंच पहुंच, तो हम देख रहे हैं कि ध्वनि में थोड़ी विकृति तो आ रही है क्योंकि आपने नाक बंद किया, लेकिन ध्वनि का प्रवाह मुख से भी, इसलिए वहां पर उच्चारण कर सकते हो। जैसे मैंने कहा अंक, अब देखिए अंक बोल रहा हूं मैं और नाक बंद कर लूं पूरी तरह से, तो अ और क के बीच की ध्वनि का उच्चारण नहीं होगा क्योंकि ध्वनि पूरी तरह से नाक में। जैसे अंक अंक, देखिए अ का उच्चारण हो रहा है और क का उच्चारण नहीं हो रहा है। यही इसका लॉजिकली आंसर है कि वापस समझिएगा एक बात, पूरी बात को। हम दो चिन्ह पढ़ रहे हैं, अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह। देखिएगा चिन्ह है अनुस्वार चिन्ह और अनुनासिक। कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है? तो सामान्यतः ह्रस्व स्वरों के साथ अनुस्वार का प्रयोग और दीर्घ स्वरों के साथ अनुनासिक का प्रयोग होता है। कई शब्द अपवाद स्वरूप चलते हैं, उसका स्पष्टीकरण यही है कि अगर ध्वनि का प्रवाह केवल नाक से हो तो अनुस्वार का प्रयोग, नाक और मुख दोनों से हो तो अनुनासिक का प्रयोग, और नाक का कोई काम नहीं होना तो मित्रों किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ये बात भी इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार देखते हैं कि विद्यार्थी अनावश्यक ही चल लिखते लिखते अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। तो अगर नाक का कोई काम नहीं है तो वह किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मित्रों हम पढ़ेंगे व्यंजन क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होगी, उनके प्रकार और वर्गीकरण किन किन आधारों पर होते हैं, इन सब पर चर्चा मित्रों हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।